वेद पढ़ाया जाता है, ज्योतिष पढ़ाया जाता है। वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखं। सत्यम पटेरिया। सत्यम पटेल। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं वो नीति संग्रह। नीति संग्रह पढ़ रहे हैं। नीति संग्रह, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें मतलब श्लोक हैं। विद्यालय पूज्य महंत गुरुदेव भगवान श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज द्वारा स्थापित है। उन्हीं के द्वारा स्थापित, पोषित और पालित विद्यार्थियों का आवास, भोजन, वस्त्र, रहन सहन सारा मणिराम दास छावनी सेवा कोई शुल्क नहीं यहाँ के लिए? नहीं, और आवास भोजन संबंधी कुछ शुल्क नहीं है। केवल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख में जो खर्च होते हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में, यूँ कहें कि 1500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक अधिकतम फीस जय है। सिया राम। इस समय हूँ अयोध्या धाम में। आपने यूपी बोर्ड शिक्षा पद्धति तो देखी होगी, सेंट्रल बोर्ड की देखी होगी, कॉन्वेंट स्कूल देखे होंगे, आईसीएसई बोर्ड देखे होंगे, तमाम बोर्डों की शिक्षा पद्धति आपने, आधुनिक शिक्षा पद्धति आज की तो देखी होगी। लेकिन मैं आज आपको अयोध्या धाम की पुरातन शिक्षा पद्धति दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं, आप देख रहे हैं इस समय खड़ा हूँ, ये आप जैसे बोर्ड आप देख रहे हैं, बोधायन आश्रम मणिराम दास छावनी सेवा ट्रस्ट अयोध्या जी। यहाँ पर ये संस्कृत विद्यालय चलता है, सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ मणिराम दास छावनी के सौजन्य से चलता है। अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पुरातन संस्कृति, वेद की, पुराणों की, गीता की और जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, संस्कृत की शिक्षा किस तरह से दी जाती है। अंदर मैं प्रवेश करता हूँ। चूँकि एक यहाँ का सिस्टम है, चूँकि गुरुकुल है, ये कह सकते हैं पुरातन शिक्षा पद्धति आप को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अब यहाँ पर एंट्री करता हूँ। ये प्रवेश द्वार है। देखिए ये सब शिष्य लोग हैं, इनका एक स्पेशल वेशभूषा है। और आप देखेंगे कि जैसा एक आप देखेंगे कि देखिए बाहर सबके चप्पल हैं, बाहर सब लोग चप्पल उतारे हैं। हर आदमी आपको नंगे पैर ही नज़र आएगा। देखिए मैं भी उतार देता हूँ। यहाँ का जो एक तरीका है तो वो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए ये सब छात्र हैं यहाँ पर, अभी शायद इंट्रोल हुआ है। मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसी है। महाराज जी यहाँ पर आगे अभी मिलेंगे। यहाँ के प्राचार्य जी कहाँ पर हैं? भैया प्राचार्य कक्ष कहाँ पे है? प्राचार्य कक्ष इस बिल्डिंग में 4 नंबर कमरे में है। 4 नंबर कमरे। अच्छा अच्छा, शायद प्राचार्य जी का कक्ष है। अनुमति है महाराज जी आने के लिए? जय प्राचार्य जी, जय सिया राम। जय श्री राम। आपके विद्यालय की आज हम कवरेज करना एक हमारी इच्छा हुई कि आपके विद्यालय को थोड़ा हम दिखाएं कि हमारे यहाँ पुरातन संस्कृति से शिक्षा पद्धति कैसे चल रही। थोड़ा आपको कष्ट देंगे, एक कमरा आप हमको दिखा दें, एक कक्षा जी, एक कक्षा। आइए देखिए प्राचार्य जी को हम लेकर चल रहे हैं। एक कक्ष यहाँ पर। एक चीज़ आपने देखा होगा कि सभी जितने यहाँ पर छात्र हैं सभी लोग चप्पल जूता बाहर उतारे हैं। यहाँ की व्यवस्था है, जूता पहन के आप अंदर नहीं जाते हैं। देखिए कक्ष है महाराज जी, चलिए अंदर आइए। देखिए ये, जय सिया राम महाराज जी, ये देखिए क्लास चल रहा है और यहाँ पर कक्षाएं, एक यहाँ का तरीका है। देखिए जितने छात्र बैठे हैं सब दरी पर बैठे हैं। महाराज जी यहाँ पर देखिए शिक्षा देख रहे हैं जी। जय सिया राम महाराज जी, क्या पढ़ा रहे हैं? व्याकरण पढ़ते हैं लड़के। अच्छा अच्छा जी जी, व्याकरण पढ़ते हैं। हाँ हाँ। और क्या क्या शिक्षा दी जाती है? और साहित्य भी कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ वेद पढ़ाया जाता है, ज्योतिष पढ़ाया जाता है। जी जी जी। यहाँ पर अवकाश कब होता है महाराज जी? अष्टमी और प्रतिपदा को। अष्टमी और प्रतिपदा। अष्टमी रविवार के दिन नहीं होता? रविवार के दिन अवकाश नहीं होता है। ये आपके यहाँ का अलग पद्धति? जी जी जी। देखिए कुछ छात्र हैं यहाँ पर। देखिए क्या पढ़ रहे हैं भाई आप लोग? व्याकरण। हैं? व्याकरण। व्याकरण भी क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। कोई श्लोक सुनाइए। तो आप विद्यालय में आते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होगी। जी। वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। इसका मतलब क्या होता है? ये शंकर जी का वो है वंदना। जी जी जी। आप भैया शुभ नाम क्या आपका? सत्यम मिश्रा। मिश्रा जी। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। अर्थात विद्या ही सब पूरे संसार में सबसे बड़ा चीज़ है। विद्या से विनय
और विनय से योग्यता, योग्यता से धन, और धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। विद्या का ग्रहण करना चाहिए। विद्या का ग्रहण करना चाहिए। और क्या एक कुछ और छात्र यहाँ पर जाने की कोशिश करता, नाम क्या है आपका? सत्यम पटेरिया। हैं? सत्यम पटेरिया। सत्यम पटेल। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं वो नीति संग्रह। नीति संग्रह पढ़ रहे हैं। नीति संग्रह, इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें मतलब श्लोक हैं। श्लोक है। हाँ। ठीक है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, जो कि मूल प्राचार्य जी पर ही आता हूँ। आपके यहाँ जो शिक्षा ले रहे हैं, आपके यहाँ कोई बेंच की व्यवस्था नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल आधुनिक स्कूलों में, माध्यमिक में, कॉन्वेंट बोर्ड में हर जगह एक बेंच पर बैठते हैं बच्चे, लेकिन आपके यहाँ पूरा, हालांकि आप बहुत अच्छी संस्कृति हमको लगी, हमें व्यक्तिगत रूप से वो हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो आज की व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था कैसे है? देखिए, व्यवस्था आज की भिन्नता का कारण नहीं है। जो संस्कृत विधा है हमारी, उस विधा के अंतर्गत यहाँ तपस्या, तपोभूमि में बैठ कर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और फिर भी पुरानी प्राचीन परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी गुरु जी की सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करते थे। लेकिन अब भौतिकवादी युग में थोड़ी सी व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई हैं, इसलिए ये विद्यालय के रूप में संचालित हो गया। नहीं तो आश्रम पद्धतीय विद्यालय कहा जाता है इसको। जी। देखिए, पहले जो आप रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, उसमें जो गुरु शिष्य परंपरा हुए, ये दृश्य आपको वहाँ पर देखने को मिला होगा। ये पुरातन पद्धति है, ये पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति है। आज की तो पद्धति बदल चुकी है। आज तो कहा जाता है फ्रेंड की तरह व्यवहार कीजिए। एक हमारे यहाँ के है, ये एक नया कैसे सिस्टम आ गया हमारा? इसमें कोई नया नहीं है, प्राचीन पद्धति है और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम लोग बैठ के बात, व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए महाराज जी के कक्ष में चल के हम बात करते हैं प्राचार्य जी के। प्राचार्य जी के कक्ष में हम आ गए, इधर आइए। प्राचार्य जी, एक चीज़ हमको अच्छा लगा, आप देखेंगे कॉन्वेंट स्कूलों में पत्रकारों को ऑनर इतना दे दिया जाता है कि अपने यहाँ व्यवस्था भले भंग हो जाए। लेकिन एक महाराज जी की अच्छी बात ये लगी, इन्होंने कहा चलिए हमको बात करना है, बच्चों का किसी तरह से व्यवधान उत्पन्न ना हो। बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ये बताइए, अभी तक कह रहा था मैं आपसे कि जो आज की यहाँ की पद्धति है, मैं देख रहा हूँ कि JBS स्कूलों में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहाँ पे संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। बच्चा सटअप बोलता है बाप को, बाप कहता है कम से कम अंग्रेजी बोला। आज की ये क्या दिखाई पड़ रहा है आज के समय? देखिए, मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण होता है, कुछ न कुछ सीखना चाहता है और कुछ न कुछ बोलना चाहता है। हमारी भी परिपाटी और परंपरा लोगों को अच्छा दिखाएगी। एक आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। व्यक्ति स्वयं की चिंता नहीं करता है, दूसरों का अनुकरण करते करते हम कहाँ पहुँच गए, उसका प्रभाव है सेटअप बोलना, दूसरों का अनुकरण करना। मैं यहाँ के बहुत छोटा सा दृष्टांत देना चाहूँगा। राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सोचनीय है। हमारे भारत देश में जन्म लेने वाले लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, और आप अमेरिका जैसे देशों में जब आप यात्रा करेंगे तो वहाँ देखेंगे आप कि सनातन धर्म के अधिक अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। विदेशों से आकर के लोग भारत में रह रहे हैं, भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, भारतीय वेशभूषा को अपना रहे हैं, और जबकि उसके ठीक उल्टा अपोजिट भारतीय विदेशी परंपरा को, विदेशी लोगों को फॉलो करके उनकी परंपरा को अपना रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं आती हैं। एक चीज़ हम पूछना भूल गए थे बीच में, इस विद्यालय का पूरा परिचय अगर आप बता सकें। विद्यालय पूज्य महंत गुरुदेव भगवान श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज द्वारा स्थापित है। उन्हीं के द्वारा स्थापित, पोषित और पालित है। तो ये जितना विद्यालय है, ये आपका उन्हीं के मणिराम दास छावनी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से सब कुछ विद्यार्थियों का आवास, भोजन, वस्त्र, रहन सहन सारा मणिराम दास छावनी सेवा कोई ट्रस्ट। शुल्क नहीं यहाँ के लिए? नहीं,
और आवास भोजन संबंधी कुछ शुल्क नहीं है। केवल विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र शैक्षिक अभिलेख में जो खर्च होते हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में, यूँ कहें कि 1500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक अधिकतम फीस है। और फीस के और वो भी वार्षिक है। उसमें से भी जो छात्र नहीं हमारे मतलब संस्था के अनुकूल रह सकते हैं, जो सक्षम नहीं है देने के लिए, उनको महाराज जी की तरफ से उनको भी शुल्क मुक्त का आदेश दिया गया है। छात्रवृत्ति भी दी जाती है महाराज जी की तरफ से, संस्था की तरफ से। इस समय पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज जो मेरे गुरु जी भी हैं, अब इस समय उन्हीं के संरक्षण में देख रेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो 50 रुपये प्रति माह बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है, भोजन और वस्त्र और आवास के अलावा। उनके पुस्तकों का विद्यालय परिवार इंतजाम करता है। ये विद्यालय का जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा है या जो भी है सब संस्था देती है, लेकिन फिर भी विद्यालय से अन्य सब तरह के लोग जो है पूरी व्यवस्था महाराज जी की है। एक प्रश्न, अभी जैसे आजकल हम जो आधुनिक दौर में चल रहे हैं और आपके यहाँ जो शिक्षा दी जाती है पुरातन दी जाती है, जैसे वेदों की शिक्षा, पुराणों की शिक्षा, गीता, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा, आखिर हम क्यों लें जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, पलक झपकते ही सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं। हम जिसकी कल्पना करते थे पहले वो आज हमको दिख रहा है। आखिर इन शिक्षा की क्या उपादेयता है आज के समय? देखिए, आप डिजिटल कह रहे हैं कि 1 मिनट में मिल जाता है। शनई पंथा शनई कंथा शनई पर्वत लंघनम। वेद की परंपरा धीरे धीरे है और आप इतना जानते हैं, ये इसको प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो बहुत तीव्र गति में विकास करता है वो बहुत तीव्र गति में नष्ट भी हो जाता है। आपने देखा होगा बम धमाका होता है, तो बम धमाका होता है तो बहुत जल्दी से लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वही बम डिस्फ्यूज़ हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। डिस्फ्यूज़ हो गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम डिजिटल को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। डिजिटल तो है, लेकिन एक पॉइंट उसमें वीक हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। सर्वर नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन गीता रामायण की जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसमें अगर कुछ भी रह गया तो जीवन जीने का आदर्श मिल जाएगा। आपने कहा कि पढ़ाई का माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम नहीं बदल रहा है। आप देखिए कि डिजिटल पढ़ने वाले ही क्राइमर बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वही आत्महत्या भी कर रहे हैं अधिकतम लोग। जिसने गीता भागवत पढ़ी है वो ना तो आत्महत्या करता है ना दूसरे की हत्या करता है। इस तरह के अगर समाज में आप प्रतिशत में आंकड़ा उठाएंगे तो गीता और रामायण पढ़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने आत्महत्या या किसी की हत्या की है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इनकी मात्रा, इनकी संख्या, इनका प्रतिशत बहुत कम मिलेगा। उनकी अपेक्षा में ये 1% होंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कहे तो ज़रूर रहे हैं लेकिन डिजिटल को अपनाते हैं आप कहीं न कहीं। आप भी आधुनिक शिक्षा को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आज गुरुकुल भी आप बदल रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा आपके यहाँ भी आ गई, अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटरकृत शिक्षा भी आ गई। और आप कह रहे हैं कि अभी जितनी बात आपने कहा पुरातन संस्कृति के महत्व को बताया, लेकिन धीरे धीरे चुपके से डिजिटल अपनाते भी तो जा रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शत्रु के शस्त्र का ज्ञान होगा तब। तो हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि सबसे पहले अपनी विद्या पर विकास करो। अपनी विद्या के साथ साथ हम अंग्रेजी नहीं, कंप्यूटर नहीं, हम तो इनको उर्दू, अरबी, फारसी भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। और सरकार से हम आग्रह करेंगे कि ये उर्दू, अरबी भी संस्कृत विद्यालयों में चलाया जाए। उसके पीछे मेरा जो अपना सोच है वो मैं बता रहा हूँ। आप जहाँ खड़े हैं, सामने वाला जो शत्रु है आपका, वो किस भाषा में बात कर रहा है। यदि आपको भाषा समझ में नहीं आएगी तो आप जवाब कैसे देंगे? आपके सामने अंग्रेजी पढ़ के आपको क्वेश्चन कर रहा है। आप संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन उसको आप संतुष्ट तभी कर सकते हैं जब संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भी आप जानेंगे। तो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी जो भी है, जब तक कई भाषाओं का ज्ञान आपको नहीं होगा तब तक आप अपने शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भारत को लोग विश्वगुरु बनाने की बात कहते हैं और अंग्रेजी से आप दूर रखेंगे तो कैसे विश्वगुरु बना पाएंगे? सामने वाले की भाषा में जवाब दे करके अपनी भाषा को उसकी भाषा में कन्वर्टिंग सिस्टम से जब आप अपना मैसेज, अपना सिद्धांत, अपना तरीका उसके दिमाग में, उसकी भाषा में प्रेषित कर पाएंगे, तब वो आपके सामने झुक के बैठेगा।
अन्यथा तो आपको अपने को ही श्रेष्ठ मानेगा। तो हमारा मानना है कि हम अपने विद्यार्थियों को 3 भाषाओं 4 भाषाओं को का अधिकारी बनाएंगे, जिससे अपनी वैदिक परंपरा को, जिससे अपनी ज्योतिष परंपरा को, जिससे अपनी गणित की परंपरा को, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो आपकी भाषा से अनभिज्ञ है उसकी भाषा में जब आप उसको जवाब देंगे तब आप संतुष्ट होंगे। मुझे याद है, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था और मैं बैठा हुआ था, तो कुछ लोग पश्चिम के, पूर्वांचल के, जो मान कुल मिलाकर के ये कहिए कि केवल अंग्रेजी भाषा के नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे और बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे विषय में, अपनी भाषा में हंस रहे थे, मेरी हुटिंग कर रहे थे। मैं चुप बैठा हुआ था, लेकिन मैं तब तक बैठा हुआ था जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस समय उन्होंने कहा कि मुझे सीट चेंज करना है, तो प्लीज़ आप सीट चेंज कर लीजिए। उन्होंने अंग्रेजी में कहा एक्सचेंज योर सीट, तो मैंने कहा व्हाट डू यू से, आई डोंट नो, प्लीज़ टॉक इन हिंदी। तब उनको समझ में आया कि जितना मैंने बोला ये सारा सुन रहा था, लेकिन ये बोल नहीं रहा था। तो वो लोग 6 लोग थे, एक कंपार्टमेंट में 7-8 सीटें होती हैं, जिसमें मैं अकेले था, वो उनकी पूरी टीम थी। बट वो ज़्यादा परेशान तब हुए जब उनसे मैंने एक लाइन में अंग्रेजी बोला, तो उसी समय उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप सारी बात सुन लिए होंगे, आप जान रहे होंगे मैंने क्या कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा आपने कोई गलती नहीं की, आपने जो भी कहा अच्छा कहा। मेरा कल्चर नहीं सही है, मेरा पहनावा नहीं सही है और मेरे ड्रेस नहीं सही हैं। मैं ड्रेस का मतलब नहीं समझता हूँ, लेकिन सुना है स्कूलों में ड्रेस को जो है गणवेश कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं बहुत छोटी बात है, लेकिन जब समाज में आप जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। इसलिए मैं आपके यहाँ जो योग शिक्षा दी जाती है, मैंने कहीं कहीं देखा है कि तीर धनुष तलवार भी चलाना सिखाया जाता है। अब पता नहीं अब आज समय है कि नहीं है, इसकी क्या उपादेयता है आज के समय में? अब तो सारे अस्त्र शस्त्र जितना है सब प्रतिबंधित है, उसके बावजूद आपके यहाँ सिखाया जाता है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ। आप सर्वधर्म समभाव के चक्कर में आप मार दिए गए, आप काट दिए गए और आप रोते रहे, आप बिलखते रहे, आपका कोई नहीं सुना। वेद कहता है वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों की भोग भूमि है। हम धनुष चलाना नहीं सिखाते हैं, हम तलवार चलाना नहीं सिखाते हैं, हम हिंसा करना नहीं सिखाते हैं, हम उनको वीर बनाते हैं। आप किसी भी शस्त्र से अपने शत्रु पर अपने आत्मरक्षा के लिए किसी भी प्रकार से अपनी आत्मरक्षा करने के लिए तत्पर रहिए। इसके लिए तलवार हो, इसके लिए धनुष हो, इसके लिए अस्त्र शस्त्र हो, जो भी आपके साथ है, आपके पास में अगर एक डंडा है, लाठी है, तो भी आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको चलाना जानिए। ये हम अपने संस्कृत विद्यार्थियों को सिखाते हैं। इसको कोई अन्यथा ले या कैसे भी ले, मैं आत्मरक्षा का ज्ञान सिखाता हूँ, ना कि कोई शस्त्र विद्या। आप हैं प्राचार्य जी श्री आनंद शास्त्री जी, आपका कहना है कि आज के समय में आधुनिक हम जरूर बने, लेकिन जो हमारी जड़ है उसको मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि हम कितना भी आगे दीवार अपनी बना लें, लेकिन अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी उखड़ जाएंगे। आपको जानकारी हर चीज़ की होनी चाहिए, आज के समय में कब कहाँ क्या मौका आ जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इधर आर्डर कर दिए हैं कि आत्मरक्षा के लिए कितना भी आप लाइसेंसधारी क्यों हो, आत्मरक्षा के आपने लिए बंदूक लिया है तो वो आत्मरक्षा के लिए तो आप चला ही सकते हैं। इसलिए आज गुरुकुल बदल रहा है, आधुनिक शिक्षा पद्धति यहाँ भी आ गई है, लेकिन पुरातन जो हमारी संस्कृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं, जबकि विदेशी इसको अपना रहे हैं। लोग मेरी नकल कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर मिलेंगे अगले विद्यालय में। आपको धन्यवाद।